हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम करेंगे हमारा नेक्स्ट लेसन 9। अब आपको ये तो पता चल ही जाना चाहिए, हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं हमारा ब्लॉक 3, है ना। इससे पहले हम फर्स्ट और सेकंड दोनों ब्लॉक कंप्लीट कर चुके हैं। लेसन को शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा, बड़ी ज़रूरी है आप लोगों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। फर्स्ट ब्लॉक में हमने क्या किया था, साइकोपैथोलॉजी फाउंडेशन को किया, लगभग सभी को समझ में आ गई होगी, बेसिक था, है ना। सेकंड ब्लॉक में हमने किया भाई जीएडी, है ना, डीआईडी किया, डिसोसिएशन डिसऑर्डर, सोमैटोफोम डिसऑर्डर हम ऐसा बोल सकते हैं, या हमने पीटीएसडी किया, पैनिक अटैक किया, पैनिक डिसऑर्डर किया, एंजाइटी किया, फियर किया, फोबिया किया, सब कुछ हमने रीड करने की कोशिश की, ओसीडी किया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, समझ रहे हैं। सेकंड ब्लॉक जो था हमारा, जो सेकंड ब्लॉक था, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको डिफरेंस क्या है। ये भी डिसऑर्डर्स है, जो थर्ड ब्लॉक हम शुरू करने जा रहे हैं ये भी डिसऑर्डर्स है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। सेकंड ब्लॉक में जो हमने डिसऑर्डर्स किए थे वो जीएडी एंड अदर माइल्ड डिसऑर्डर्स, इनकी जो हेडिंग था सेकंड ब्लॉक का वो ये था कि नॉर्मल लाइफ में आपको ये सभी डिसऑर्डर्स देखने को मिल सकते हैं, नॉर्मल लाइफ में, समझ पा रहे हैं। अब बात कह रहा हूँ मैं नॉर्मल लाइफ में, इसका मतलब डिसऑर्डर सभी को है नहीं। डिसऑर्डर का मीनिंग मैं लगभग हर वीडियो में बताने की कोशिश करता हूँ, अब भी एक बार फिर से बताएंगे। डिसऑर्डर मतलब आपकी लाइफ में ना आपके बिहेवियर में कुछ सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, जो सिम्टम्स आपको अच्छे नहीं लग रहे या नॉर्मली सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, ऐसे कुछ सिम्टम। अगर वो सिम्टम्स आपको थोड़े टाइम के लिए रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, भाई नॉर्मल है, सभी के साथ ऐसा होता है। लेकिन वो सिम्टम्स लंबे समय तक चलते जा रहे हैं, आपकी लाइफ में डेली फंक्शनिंग को अगर अफेक्ट कर रहे हैं, आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग डेली रूटीन को अगर अफेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो सोचने वाली बात हो जाती है, यहाँ पर चिंता करने वाली बात है कि हाँ अब हमारे बिहेवियर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो हमें एक अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, समझ रहे हैं। डिसऑर्डर क्या है, कंसिस्टेंट पैटर्न अगर सिम्टम शो करे, उन कंसिस्टेंट पैटर्न से या कंसिस्टेंट जो हमारे बिहेवियर, जो अबनॉर्मल बिहेवियर हम शो कर रहे हैं, उनकी वजह से हमारी डेली फंक्शनिंग अगर अफेक्ट हो रही है, तो हम कहेंगे कि हम पॉसिबली यहाँ पर कोई ना कोई डिसऑर्डर हो सकता है, ये होता है डिसऑर्डर। अभी सेकंड ब्लॉक में हमने जीएडी, ओसीडी, पीटीएसडी ये सभी डिस्कस किए, एंजाइटी, पैनिक, सब कुछ। अब जो थर्ड ब्लॉक है उसका नाम है भाई मूड डिसऑर्डर। क्या है? मूड डिसऑर्डर। ये समझने वाली बात है, ऐसा नहीं है कि चैप्टर से पहले मैं वैसे ही हवा में बातें कर रहा हूँ, ये बिल्कुल समझने वाली बात है। एक और पॉइंट अगर आपने लास्ट सोमैटोफोम डिसऑर्डर, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर में अगर पढ़ा है, पीटीएसडी वाला शायद आप भूल गए क्योंकि लंबे गैप के बाद वीडियोस बन रही हैं, तो आपने एक ध्यान दिया होगा कि वहाँ पर एक पॉइंट था जिसमें था मेडिसिन्स, ठीक है। अब मेडिसिन्स को मैंने वहाँ पर कहा था कि इनमें ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है, जीएडी में मान लीजिए और डीआईडी में, या फिर हमने कहा सोमैटोफोम डिसऑर्डर में मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, लेकिन देते हैं। क्यों देते हैं? अगर वहाँ पर कोई डिप्रेसिव डिसऑर्डर, एंजाइटी या कोई भी अदर डिसऑर्डर एसोसिएट कर रहा है सोमैटोफोम डिसऑर्डर से, सोमैटाइजेशन से या डीआईडी से, समझ पा रहे हैं, तब हम उनको मेडिसिन देते हैं। अदरवाइज मेडिसिन का इतना रोल नहीं रहता, थेरेपी से काम चल जाता है। ये हमने जीएडी में किया था। अब जो मूड टर्म है ना, मूड टर्म, ये आपको पॉजिटिव साइकोलॉजी में भी देखने को मिल सकती है। अदरवाइज आपने एक टर्म सुनी होगी जिसका नाम है इमोशन, ठीक है। अब इमोशन क्या कहता है भाई? इमोशन से आप सभी वाकिफ़ हैं, जानते हैं इमोशन को। इमोशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ऐसा ही बात है, आप जानते हैं। पॉजिटिव इमोशंस में भी, नेगेटिव इमोशन में भी। अब जो इस सामने वाला पर्सन, अभी तक आपने अगर ये पिक्चर ऑब्जर्व नहीं किया तो कीजिए और सोचिए कि ये क्या, किस हालात में बैठा है। हो सकता है ये अच्छा फील कर रहा है, अकेला है, बिल्कुल कामनेस फील कर रहा है, पॉसिबली चांसेस हैं, हम बोल सकते हैं पॉजिटिव इमोशंस हैं यहाँ पर। हो सकता है नेगेटिव इमोशंस है, इसको बैड फील है, जॉब चली गई है, फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है, फिनेंशियल क्राइसिस आ गए हैं, तो ये अकेला बैठा है, सोच रहा है क्या करूं क्या ना करूं, ये कैसी मुश्किल है। तो इस प्रॉब्लम में, इस कॉन्फ्लिक्ट में इसकी फीलिंग है जो बिल्कुल सैड है, डिप्रेसिव आप बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है, जो इमोशंस हैं वो मूड से हमारे रिलेट करते हैं, मतलब जो मूड है वो इमोशन टर्म से रिलेट करता है। मूड में पॉजिटिव टर्म भी आ जाएगी, नेगेटिव टर्म भी आ जाएगी। जो नेगेटिव टर्म है वो डिप्रेशन से, और जो पॉजिटिव टर्म है वो हम मैनिया से डिनोट करेंगे।
अब ये क्या है समझना, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल नेगेटिव और नॉर्मल पॉजिटिव को आपको डिप्रेशन और मैनिया बोल देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। कॉन्सेप्ट को समझिए पहले, बात पूरी सुनने से मतलब बात पूरी सुनिए और कॉन्सेप्ट को समझिए। तो कहने का मतलब ये है भाई, डिप्रेसिव डिसऑर्डर और मैनिया डिसऑर्डर दो कैटेगरी है मूड डिसऑर्डर की। अभी जो हम डिस्कस करेंगे ये चैप्टर होगा डिप्रेसिव डिसऑर्डर का, नेक्स्ट चैप्टर होगा मैनिया पर, बाइपोलर डिसऑर्डर पर। समझ पा रहे हैं? जब एक पर्सन दुखी हो जाता है, सैड फील कर रहा है, बुरा फील कर रहा है, लो फील कर रहा है लंबे समय से, समझ रहे, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, कबीर सिंह वाला एग्जाम्पल ले लीजिए, कौन सा, कबीर सिंह का भाई। अब उसमें क्या होता है कि उसकी जो महबूबा होती है, लवर होती है, वो मतलब दोनों की गलती होती है अगर आपने मूवी देखी है तो, है ना। लेकिन डिप्रेशन में एक्टर चला जाता है भाई, मेन हीरो शाहिद कपूर चले जाते हैं, तो डिप्रेशन में चले गए। एक लंबे समय से अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, सो रहे हैं, सोते जा रहे हैं, सेहत पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, है ना, हेल्थ बिल्कुल बेकार हो गया है, तो वो हम कहेंगे डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जहाँ पर फीलिंग सैड वाली है। एक मैनिया रहता है। मैनिया क्या होगा, जब आप मतलब ओवर एक्साइटेड फील कर रहे हैं, और ओवर एक्साइटेड तो चलो देखी भी जाए कि चलो कोई बात नहीं, ओवर एक्साइटेड 1-2 दिन चलेगा, लेकिन आप 1 महीना लगातार ओवर एक्साइटेड हैं, खुश हैं, हंसते जा रहे हैं, लंबे समय से हंसते जा रहे, 1.5 महीना हो गया आपको हंसते हुए, लेकिन आप 1 मिनट के लिए आराम से नहीं बैठते, तो तब आपकी फैमिली कहेगी इसके अंदर तो कोई बाहरी आत्मा का साया है, जैसा कि हमने डेमोनोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर्स में किया था, बेसिक फाउंडेशन में। तो जो वो प्रॉब्लम होती है उसमें हम कहेंगे इसको बाइपोलर डिसऑर्डर। एक कैटेगरी डाल दी जिसमें मैनिया आ जाता है। समझ पा रहे हैं? तो ये एक छोटा सा बेसिक टर्म्स थी जो आपको समझनी थी इस चैप्टर को शुरू करने से पहले। अब इस चैप्टर का नाम माइल्ड, मॉडरेट, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। 3 टर्म है, माइल्ड डिसऑर्डर, मॉडरेट डिसऑर्डर, मेजर डिसऑर्डर, डिप्रेसिव डिसऑर्डर। तो तीनों को कवर करते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, जनरली हम ऐसा फील करते हैं, लो फील करते हैं, कई बार हमारे दोस्त के साथ झगड़ा हो जाता है, जॉब चली जाती है, या हम एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं, इनकी वजह से हमारी ये जो सैडनेस आ ही जाती है। बिल्कुल नॉर्मल है भाई, ऐसा हो जाना चाहिए एक आध बार, इमोशंस तभी तो हम कहेंगे। तो अगर मान लीजिए ये लंबे समय तक जा रही हैं, लंबे समय तक, तो यहाँ पर 2 पॉइंट हैं। मान लो आपके दोस्त के साथ झगड़ा हो जाता है, आपकी जॉब चली जाती है और आप एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं, इनमें से कोई भी एक टर्म या इससे भी बुरा कुछ हो जाता है आपके साथ, तो आपको बुरा फील हो रहा है, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, तो क्या आप कहेंगे कि ये डिप्रेशन है? नहीं, ये डिप्रेशन नहीं है, ये सैडनेस है। सिंपल सैडनेस डिप्रेशन से बिल्कुल अलग होती है भाई। सैडनेस 1-2 हफ्ते में चली जाएगी, 2-4 दिन में, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन चली जाएगी, उसके बाद आप खुश हो जाएंगे या नॉर्मल लाइफ फंक्शनिंग अपना शुरू करेंगे। समझ रहे हैं? लेकिन जो डिप्रेशन होता है उसमें आपकी डेली फंक्शनिंग अफेक्ट होगी, और वो 2-4 दिन में जाने वाली नहीं है, महीने, 2 महीने, साल भर भी लग जा सकता है। समझ रहे हैं? तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल सैडनेस और डिप्रेशन। और हम जनरली ऐसा करते हैं कि ऐसा बोल देते हैं उसको तो ना डिप्रेशन हो गया है, हालांकि वो दुखी है आपका दोस्त, आप कहेंगे उसको डिप्रेशन हो गया, वो डिप्रेसिव है। ऐसी टर्म यूज़ नहीं करनी चाहिए, ना पता चले। आजकल छोटे छोटे बच्चों को पता है कि डिप्रेशन क्या होता है, दुखी हो जाना डिप्रेशन होता है। ये डिप्रेशन नहीं होता, ये मिस जो परसेप्शन है लोगों के माइंड में, इसको हमें दूर करना होगा, ये मिलकर होगा। हमें बताना होगा डिप्रेशन और सैडनेस में दिन रात का फ़र्क है। डिप्रेशन एक लंबे समय तक सैडनेस, जिसमें महीना 2 महीना से साल 2 साल तक लंबे समय की सैडनेस आती है। लेकिन सिंपल सैडनेस वो होती है जहाँ पर है जो आपको एग्ज़ाम में फेल हो गए, पढ़ने में मन नहीं लग रहा, जॉब चली गई, दोस्त के साथ झगड़ा हो गया, या आपके जो मैरिटल अफेयर चल रहे हैं, जैसे भी फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट है, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया है, तो इन सभी की वजह से इन शॉर्ट टर्म के लिए आपकी लाइफ में कोई सैडनेस वाली फीलिंग आ रही है, लो फील कर रहे हैं, तो वेरी सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा, रिकवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? अब नोट आप पढ़ना, क्यों हम डिप्रेशन और सैडनेस को सेम कर देते हैं और क्यों हमें इनको अलग बताना चाहिए। हालांकि मैंने बता दिया, लेकिन फिर भी आप पढ़ना। अब बात करते हैं मूड डिसऑर्डर की। मूड डिसऑर्डर, जैसा कि मैंने बताया, मूड किसकी टर्म से रिलेट करता है? इमोशंस की। कॉन्सेप्ट समझ लेना, थ्योरी आप पढ़ भी सकते हैं, साथ ही साथ में पढ़ के भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मूड डिसऑर्डर आर द इमोशनल डिस्टर्बेंस। इमोशंस मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव कहेंगे हम। जब आपकी खुशी और सैडनेस, 2 ही इमोशंस हैं आपको,
है ना। जब आप बैलेंस रहते हैं तो इसका मतलब आप हेल्दी हैं, कि कभी खुशी कभी गम वाली फीलिंग हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मूड डिसऑर्डर कहता है कि इमोशनल डिस्टर्बेंस हो रही है और कंसिस्टेंट लेवल पर हो रही है, लंबे समय तक हो रही है, और एक्सेसिव सैडनेस, या तो आप एक्सेसिव सैडनेस फील कर रहे हैं, एक्सेसिव जॉयनेस फील कर रहे हैं, दोनों ही डिसऑर्डर हो सकते हैं। अगर ज़्यादा सैडनेस है तो उसको डिप्रेसिव बोलेंगे, अगर नहीं है मतलब ज़्यादा खुशी है तो उसको बाइपोलर डिसऑर्डर की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। लेकिन हो गए दोनों ही डिसऑर्डर। ये बिल्कुल नहीं समझना है कि दुखी नहीं होंगे तो हम हमेशा ही खुश रहें, और हमेशा ही खुश रहने का मतलब ये नहीं है कि इंटेंस लेवल की खुशी रहे कि आज मैं ऊपर आसमान नीचे, नहीं, बल्कि हर रोज़ आप ऊपर और आसमान नीचे, ऐसी वाली फीलिंग नहीं होनी चाहिए। एक आध बार ज़मीन पे आना भी ज़रूरी है, ठीक है। सो ए मूड डिसऑर्डर इज डायग्नोज्ड विद सैडनेस और इलाइशन इज ओवरली इंटेंस एंड परसिस्टेंट, बिल्कुल पीक लेवल पर है, वो सैडनेस भी हो सकती है और हैप्पीनेस भी हो सकती है, और परसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट लेवल में लगातार चलती जा रही है, बार बार आपको हो रही है, तो तब हम कहेंगे कि ये डिप्रेसिव डिसऑर्डर आपको हो सकता है। सैडनेस को हम डिप्रेशन बोल देते हैं, और इंटेंस इलाइशन हैप्पीनेस इज अ टर्म एज अ मैनिया, कि वहाँ पर आपको कोई मैनिया डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है, मैनिया हो सकता है, ठीक है। तो अब डिसऑर्डर किस किस तरीके से हो सकते हैं? हो सकता है आपकी लाइफ में कोई बैड इवेंट हो, डिस्टर्बिंग इवेंट हो, उसकी वजह से डिप्रेशन हो रहा है, थोड़ा बहुत फील हो रहा है। अब यहाँ पर इसकी कैटेगरी जो है ना बड़ी ठीक ठाक है। ठीक ठाक इसलिए है क्योंकि जो फर्स्ट कैटेगरी है इसमें क्या होता है कि डिप्रेशन दैट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ए बैड डिस्टर्बिंग इवेंट इन वन लाइफ। आपको पता है कि लाइफ में मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, इस वजह से उसको डिप्रेशन है, एग्जाम में फेल हो गई इस वजह से उसको डिप्रेशन है। तो यहाँ पर हमें कोज का पता है, रूट कोज का पता है कि वाई डिप्रेशन इज अकर, है ना। सेकेंड पॉइंट कहता है कि विच अपीयर विदाउट अपेरेंट कोज, जहाँ पर हमें पता ही नहीं होता कि हम क्यों दुखी हैं। कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग दुखी रहते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि मैं क्यों दुखी हूँ। ये सबसे ड्रामेटिक कंडीशन होती है, या हम कहें डिफ़िकल्ट कंडीशन होती है, जहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना कि क्या कारण है इसके दुखी होने का, बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये दो मेन कैटेगरी थी। आने वाली जो ये सभी आपकी बुक्स ही है, चारों पॉइंट आपकी बुक्स हैं, ठीक है। सीवियरिटी पर कि कितना सीवियर है, क्या उसकी डेली फंक्शनिंग बहुत ही मतलब वो कर ही नहीं रहा है, डेली फंक्शनिंग होती ही नहीं है, सारा दिन ही रूम में बैठा रहता है, सारा दिन अकेला बैठा रहता है, या ड्यूरेशन कितने लंबे समय से चल रही है, थोड़ा सा टाइम हुआ है या कम सीवियर है तो इसलिए रिकवर कर पाएंगे, कम टाइम हुआ है। अगर लंबे समय से है, सीवियरिटी बहुत है, मतलब बहुत ही बुरी कंडीशन हो रखी है, भाई पर्सन किसी से बात तक नहीं करता, देखता नहीं है, कहीं पर एक जगह देखता है तो देखता ही रह जाता है, घंटों वहाँ पर बैठा रहता है, अगर ये वाली प्रॉब्लम है तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर फर्स्ट टाइप है तो इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, सेकंड टाइप है तो प्रॉब्लम आने वाली है। यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा कि सैडनेस इज अ टर्म एज डिप्रेशन, इंटेंस इलाइशन इज अ टर्म एज मैनिया। मेन टर्म थी समझने की दोनों चैप्टर्स को, जो कि कनेक्ट करेगी। अब बात करते हैं मेन टॉपिक, जिस चैप्टर का नाम था माइल्ड डिप्रेसिव डिसऑर्डर। बड़ा सिंपल है, अब तक जो आपने समझ लिया। अभी मैं सिर्फ आपको ना ओवरव्यू दूंगा और कवर करते चलेंगे, बिल्कुल इजी है, एक बार रीड करेंगे मज़ा आ गया, ऐसी वाली फीलिंग आएगी। अब माइल्ड डिप्रेसिव डिसऑर्डर, आपको नाम से क्या लगता है? माइल्ड, मॉडरेट, मेजर। माइल्ड डिप्रेसिव डिसऑर्डर कुछ ऐसा कि आपको थोड़ा बहुत सैडनेस फील हो रही है, एक आध फीलिंग, मतलब इतनी नहीं हो रही जो बिल्कुल ही आप किसी से बात ही ना करें, घर से ही ना निकले, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। Mild depressive disorder, often referred to as a mild depression, subthreshold depression, is a form of depression where symptoms are less severe, disabling than major depressive disorder, but still impact a person's life. लाइफ तो अफेक्ट हो रही है लेकिन उतने सीवियर नहीं है जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में होंगे। कितने होंगे वो भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो उसको माइल्ड मतलब थोड़े से आपकी लाइफ में एंटर ही किया है सैडनेस ने, उसकी वजह से आपकी फंक्शनिंग अफेक्ट हो तो उसे माइल्ड डिप्रेसिव डिसऑर्डर की कैटेगरी में डाल देंगे। अब कुछ सिम्टम्स है, कैसे पता चलेगा किसी को माइल्ड डिप्रेसिव डिसऑर्डर है या डिप्रेसिव डिसऑर्डर है? बड़े सिंपल है, ये थियरीज आप पढ़ेंगे, ये काफ़ी सिंपल है तो मैं इसको आपको पढ़ के नहीं समझाऊंगा, ठीक है। आपको पता है जब कोई डिप्रेशन में जाता है तो उसकी कंसंट्रेशन लेवल बिल्कुल कम होती चली जाती है, तो ये स्टार्टिंग लेवल है तो यहाँ पर कंसंट्रेशन रिड्यूस होगी, ठीक है। मान लीजिए किसी ने बात कहा या आप काम कर रहे हैं, आप डिप्रेसिव है किसी एक इवेंट को लेकर, आप एग्ज़ाम में फेल हो गए मान लें, ये ऐसा लेके चलते हैं, तो भाई एग्ज़ाम में आप पढ़ रहे हैं ऐसे करके, आपके माइंड में बार बार थॉट आ रहे हैं यार अब की बार मैं होऊंगा पास या नहीं होऊंगा, आप तैयारी नहीं कर पा रहे अपने एग्जाम की, समझ पाए? तो रिड्यूस कंसंट्रेशन, वेरी सिंपल। फटीग एंड स्लीपलेसनेस, थकावट महसूस होगी, आप रात भर सोएंगे, आराम से सोएंगे, लेकिन पहली बात तो आप आराम से सोएंगे नहीं क्योंकि आपको टेंशन हो रही है ना, टेंशन।
हम टेंशन से रिप्रेजेंट करें, अभी बार बार थॉट आ रहे हैं मैं होऊंगा पास या नहीं होऊंगा, तो इस तरह के थॉट आ रहे हैं तो आप आराम से सोएंगे नहीं। अगर सो भी जाएंगे तो आपको फिर भी थकावट महसूस होगी। फिजिकल प्रॉब्लम, आपको बार बार हेडेक होगा, बैक होगा, जॉइंट पेन हो सकता है, न जाने क्या क्या होगा, है ना। लॉस ऑफ इंटरेस्ट, लॉस ऑफ इंटरेस्ट क्या है भाई, जब हम डिप्रेसिव होते तो कोई कहते हैं ना कि चलो आज यार खेलते हैं, आज चलो आज वहाँ पर चलते हैं, स्विमिंग पूल में चलते हैं, खेलना है, या मूवी देखने चलते हैं, आप कहेंगे नहीं नहीं मेरा मूड ख़राब है, ऐसा हम बोलते हैं ना। तो वो मूड ख़राब है ना, इट मीन्स यू आर फीलिंग सैड एट करंट टाइम, समझ पा रहे हैं, आप उनको मना कर रहे हैं भाई नहीं, आई डोंट वॉन्ट टू गो विथ यू, है ना। तो मेरा मन नहीं है, मेरा मूड ख़राब है, मुझे बुरा फील हो रहा है, यार कोई बात नहीं, हो जाता है एक आध बार एग्ज़ाम में फेल, आपके दोस्त ने कहा, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं होता भाई, मेरा दिमाग बिल्कुल ख़राब है, दिमाग की दही मत करो, है ना। तो लॉस ऑफ इंटरेस्ट आपकी लगभग हर एक्टिविटी से है, जो इंटरेस्ट आप विड्रॉल कर लेंगे, विड्रॉल समझ से निकाल लेंगे, स्टेप बैक कर लेंगे, मैं कुछ नहीं करने वाला, खाना नहीं खाऊंगा, या मेरी फेवरेट डिश बनी हुई है मैं वो नहीं खाऊंगा, मेरी फेवरेट मूवी आई है मैं वो नहीं देखूंगा, इंटरेस्टिंग एक्टिविटी से पीछे हट जाना। फीलिंग ऑफ गिल्ट एंड वर्थलेसनेस, गिल्ट होना, बार बार बुरा फील होना, ये समझना कि मैं तो निठल्ला हूँ, मैं किसी काम का नहीं, मैं तो बिल्कुल गया गुजरा हूँ, ऐसा समझना, ये कुछ सिम्टम्स हैं, ठीक है। ये मैं सिर्फ आपको ना ड्रामेटिक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। अब एक माइल्ड डिसऑर्डर, माइल्ड डिप्रेसिव डिसऑर्डर का ही एक फॉर्म है डायस्थेमिक डिसऑर्डर, इसको समझ लेते हैं। इसको PDD भी बोला जाता है। PDD मीन्स परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, लगातार आपको है जो ऐसे जो भावनाएं, ऐसे जो इमोशंस है जो उत्पन्न हो रहे हैं आपके शरीर में, जो आपको कहते हैं कि यू आर फीलिंग सैड, है ना। तो इज ए क्रॉनिक फॉर्म ऑफ डिप्रेसिव डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय कंसिस्टेंटली लो मूड दैट लास्ट फॉर एटलीस्ट 2 ईयर इन एडल्ट्स, अडल्ट में 2 ईयर की टाइम ड्यूरेशन है यहाँ पर, और चिल्ड्रंस में 1 साल, ठीक है। अनलाइक मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ये इतने सीवियर नहीं होते क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ माइल्ड डिप्रेसिव डिसऑर्डर, तो ये उसी का पार्ट है, तो नॉर्मल आपको पता होना चाहिए। इसको PDD बोलते हैं, परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जहाँ पर इसके जो सिम्टम्स है वो पुअर एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी, ओवर ईटिंग करेंगे, इनमें से एक होगा, इंसोमेनिया, हाइपरसोमेनिया, या तो आप सोएंगे ही नहीं या सोते ही रहेंगे, लो एनर्जी, फटीग, लो सेल्फ स्टीम, फील पुअर कॉन्सेंट्रेशन, डिफिकल्ट मेकिंग डिसीजंस, फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, लो सेक्स ड्राइव, इरिटेबिलिटी, ये कुछ सिम्टम्स हैं माइल्ड डिप्रेसिव डिसऑर्डर के। माइल्ड डिप्रेसिव डिसऑर्डर में डायस्थेमिक डिसऑर्डर के, जिसको PDD बोला जाता है, परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर बोला जाता है। यहाँ पर कुछ उसके ट्रीटमेंट्स हैं। ट्रीटमेंट्स क्या हैं? साइकोथेरेपी, मेडिकेशन, लाइफस्टाइल सपोर्ट सिस्टम लगभग सेम मिलेंगे जैसा कि मैंने बताया। अब मैं एक बार आपको छोटी सी एक बार फिर से बताता हूँ जो मेन डिफरेंस आपको लगेगा। अच्छा, साइकोथेरेपी में अब तक हमने CBT बार बार किया, इंटरपर्सनल थेरेपी बार बार किया, जहाँ पर हम जो उनके थॉट पैटर्न को है जो चेंज करने की कोशिश करेंगे, जिससे वो है जो हैप्पी फील करेंगे या उस डिप्रेसिव स्टेट से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, है ना। मेडिकेशंस क्या करती है यहाँ पर? मूड स्टेबलाइजर, मूड खराब है, मूड स्टेबलाइजर। तो मूड क्यों खराब है? हो सकता है अभी आगे हम एटियोलॉजी पढ़ेंगे, रीज़न क्या है ना, हॉर्मोन्स की वजह से हो सकता है। तो हम यहाँ पर उनको जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स उनको अपटेक करने की मेडिसिन यहाँ पे देंगे। एंटी डिप्रेसेंट यहाँ पर मेडिसिन दे सकते हैं, सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर दे सकते हैं, या नॉन एपिनेफ्रिन रीअपटेक इनिबिटर्स उनको दे सकते हैं, इन ऑर्डर टू एलिवेट देयर सिम्टम्स। मतलब सिम्टम्स को एलिवेट करना है, कम करना है, और इमोशन जो नॉर्मल इमोशंस है उनको थोड़ा सा, जैसे बैड फील कर रहा है तो थोड़ा सा अच्छा फील करें, सेरोटोनिन अपटेक होगा, इन ये सभी चीज़ें समझ रहे हैं। तो मेडिसिन इसलिए यहाँ पे ज़रूरी है, और मेडिसिन का मूड डिसऑर्डर्स में अहम रोल है, दी ही जाएंगी, समझ रहे, ऐसे नहीं होगा, ठीक। लाइफस्टाइल चेंज करना, हेल्दी डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज करें, एडिक्वेट प्रॉपर आप स्लीप ले रहे हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स का यूज़ करें, कोपिंग मैनेजमेंट का आप यूज़ करें, कोपिंग, समझ रहे हैं। सपोर्टिव सिस्टम, आपके फ्रेंड, सोशल कनेक्शंस, फैमिली, एक ऐसा सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना जो आपको बार बार ये कहेगा अरे चलो यार तुम कुछ ना कुछ कर सकते हो, तुम में जो बात है ना। तो यहाँ पर माइल्ड डिप्रेसिव डिसऑर्डर कंप्लीट हो जाता है। मॉडरेट, आप कहेंगे इतना छोटा सा मॉडरेट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, उसके बाद मेजर आ गया। भाई मॉडरेट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, आपको तीनों टर्म सुन के क्या लग रहा था? भाई माइल्ड डिप्रेसिव डिसऑर्डर तो यहाँ है, देखो टर्म में बना के देखते हैं। माइल्ड डिप्रेसिव डिसऑर्डर तो ऐसे लो लेवल पे है ना, और मॉडरेट है इससे ऊपर आ जाता है भाई यहाँ पर, और जो सीवियर है या फिर हम कहें मेजर, ये बिल्कुल हाई लेवल पर चला जाता है। तो जो ये मॉडरेट डिप्रेसिव डिसऑर्डर है ना, ये एक्चुअल में कोई डिसऑर्डर है नहीं, ये सिर्फ वैसे लेवल बना दिया गया है। इसको मॉडरेट डिप्रेसिव डिसऑर्डर को इसलिए मॉडरेट बोल दिया जाता है कि हमें ये पता चले
लो लेवल के बीच में है, मतलब माइल्ड डिप्रेसिव डिसऑर्डर और मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के बीच वाली जो कंडीशन है उसको नाम दे दिया गया है मॉडरेट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। अदरवाइज आपको DSM-5 के अंदर ऐसा कोई भी डिसऑर्डर नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए था, तो आपको पता होना चाहिए दोनों के बीच में है जो एक स्टेज आती है जिसको मॉडरेट डिप्रेसिव डिसऑर्डर बोल दिया गया है। अब बात करते हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की। इम्पोर्टेंट जो टॉपिक आ जाता है, इससे क्वेश्चन भी बन जाता है, 2 नंबर का भी यहाँ से आ जाएगा, हो सकता है आपको 5 या 6 मार्क्स का आता है, आई थिंक, है ना, तो 6 मार्क्स का भी आपको देखने को मिल सकता है। तो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसको क्लिनिकली डिप्रेशन और मेजर डिप्रेशन के नाम से भी जाता है, क्लिनिकल डिप्रेशन या मेजर डिप्रेशन, सीरियस मेंटल हेल्थ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय परसिस्टेंट इंटेंस फीलिंग ऑफ सैडनेस। बिल्कुल पीक लेवल वाली सैडनेस यहाँ पर आ रही है, होपलेसनेस फील कर रहे हैं, लैक ऑफ इंटरेस्ट फील कर रहे हैं, प्लेजरेबल एक्टिविटीज से बिल्कुल बाहर आ गए हैं, देखने का भी मन नहीं है किसी को। तो ये सिम्टम्स इंटरफेयर विद ए पर्सनल एबिलिटी टू फंक्शन इन डेली लाइफ एंड कैन लीड टू ए सिग्निफिकेंट इमोशनल, फिजिकल एंड सोशल इम्पेयरमेंट। इनकी वजह से एक पर्सन को इमोशनल, फिजिकल, सोशल प्रॉब्लम आ सकती है। समझ पा रहे, इतनी सीवियर कंडीशन होती है। अभी कितनी सीवियर होती है ये हम समझेंगे। 5 फर्दर सब टाइप है जिनको स्पेसिफायर बोल दिया जाता है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के अंदर, ठीक है, जो कि अलग अलग टाइप के, इनको आपको समझने में बड़ा मज़ा आएगा और समझने के बाद आपकी एग्जाम्पल्स के साथ अंडरस्टैंडिंग भी बिल्ड हो जाएगी। सबसे पहला एटिपिकल डिप्रेशन डिसऑर्डर। एटिपिकल डिप्रेशन डिसऑर्डर हम बोल सकते हैं, एटिपिकल डिप्रेशन हम बोल सकते हैं। क्या है एटिपिकल डिप्रेशन? एग्जाम्पल करते हैं। सारा ए 20-year-old कॉलेज स्टूडेंट हैज़ बीन फीलिंग डाउन, unmotivated several months. She has trouble concentrating in their class and has lost interest in her hobbies, which used to bring her joy. Sarah finds that her mood can temporarily improve with a positive event. For instance, she might feel a surge of happiness after spending time with a close friend. इतना ही तो समझने का, आगे भी पढ़ लेना। यहाँ पर जो मेन बात है ये क्या है, सारा 22 साल की कॉलेज स्टूडेंट है जिसका मूड खराब है भाई। अब होने लगा है, मतलब लगभग मूड उसका ख़राब ही रहता है, लेकिन जब अपने दोस्तों से बात करती है अच्छा हो जाता है, उनके साथ घूमने जाती है अच्छा हो जाता है, लेकिन उनके बाद फिर से बुरा हो जाता है। यही है एटिपिकल डिप्रेसिव डिसऑर्डर। अब थियरी करते हैं। ए टिपिकल डिप्रेशन इज ए सब टाइप ऑफ अ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। ये लाइन आपको हर जगह देखने को मिलेगी। कैरेक्टराइज्ड बाय मूड रिएक्टिविटी, मूड दैट कैन इम्प्रूव इन रिस्पॉन्स टू पॉजिटिव इवेंट। मूड रिएक्टिविटी मीनिंग मूड का लो चला जाना जब आप अकेले हैं या आपके साथ कोई है नहीं, या फिर कुछ एक स्पेसिफिक इवेंट जो आपको खुश कर देती है, उस दौरान बस आप खुश हैं, उसके बाद फिर से आप दुखी हैं। जनरली ऐसा लगभग लोगों के साथ हो जाता है। कई बार होता है ना कि आपके दोस्तों के साथ आप खुश हैं, अकेले होते हैं दुखी हो जाते हैं, अरे ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, लेकिन वो डिप्रेसिव डिसऑर्डर नहीं है। ध्यान रखना है इस बात का। डिसऑर्डर क्या होगा? जब आपकी डेली फंक्शनिंग अफेक्ट होने लग जाए। तो टिपिकल डिप्रेसिव डिसऑर्डर जहाँ पर आपका मूड स्विंग करे, स्विंग मीन्स, और स्विंग में तो ऐसा होता है ना कि कभी अच्छा कभी बुरा, कभी अच्छा कभी बुरा। इसमें ऐसा नहीं रहता, मोस्टली तो बुरा रहता है, लेकिन आपका कोई ऐसे फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं उनके साथ आपका अच्छा रहता है, फिर से बुरा हो जाता है। एटिपिकल डिप्रेशन डिसऑर्डर। सिम्टम्स हैं इंक्रीज्ड एपेटाइट, वेट गेन करेंगे या भूख बढ़ जाएगी, एक्सेसिव स्लीपनेस, हाइपरसोमेनिया। अब ये समझने वाली बात है, याद कर लेना यहाँ से। हम ज़्यादा जब सोते हैं तो हाइपरसोमेनिया बोलते हैं उसको। फीलिंग ऑफ हैवीनेस इन लिम्स, लिडन पैरालिसिस। लिम्स जानते हैं, बायोलॉजी में कभी पढ़ा होगा कि जो हमारे ह्यूमन बॉडी में जो पैर हैं ना उनको लिम्स बोलते हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंट, हैंड्स को भी लिम्ब बोलते हैं लेकिन उनके नाम अलग अलग हैं। सिग्निफिकेंट सोशल इंपेयरमेंट ड्यू टू सेंसिटिविटी टू रिजेक्शन। सोशल इंपेयरमेंट आपको देखने को मिलेगी। ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि टिपिकल डिप्रेशन डिसऑर्डर के एग्जाम्पल मुझे शायद आपकी हेल्प करेगा, लगता है मुझे आपकी हेल्प करेगा कि याद रखने में, ठीक है, कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी रखने में। मेलनकोलिक डिप्रेशन। अब मेलनकोलिक डिप्रेशन क्या है? ये भी मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का पार्ट है। इसको कैसे समझेंगे? Pihan, who has always enjoyed his work and hobbies, now find no pleasure in anything that he used to love. He wake up at 4 a.m. every day, unable to go back to sleep and feel the worst in the morning. He has lost a lot of weight because he has no appetite, consumed by feeling of guilt, worthlessness. समझ पा रहे हैं? अब यहाँ पर जो विहान नाम का एक बच्चा है, हालांकि लगभग अपनी वर्क और हॉबीज़ को जो एंजॉय करता था, जो भी काम करता उसको मज़ा आता था, लेकिन अभी उसको प्रॉब्लम आ रही है, उसका मन ही नहीं लग रहा कहीं पर। सुबह जल्दी उठ जाता है,
4 बजे उठ जाता है, और एक बार मान लो सभी की आँख कई बार खुल जाती है ना, कि आंखें खुल गई, अरे यार मुझे नींद ही नहीं आ रही, तो विहान को कभी नींद ही नहीं आती एक बार आँख खुलने के बाद, या फिर उसको बुरा फील होता है सुबह उठने के बाद, गिल्ट फील होता है, ऐसा लगता है कि यार किसी काम का नहीं हूँ मैं, बिल्कुल निकम्मा हूँ। समझ रहे हैं? तो ये एग्जाम्पल था। अब हम पढ़ते हैं थियरी। तो डिप्रेसिव डिसऑर्डर मार्क बाय ए लैक ऑफ प्लेजर इन ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटीज और ऑल लैक ऑफ रिएक्टिविटी टू यूजुअली प्लेजरेबल स्टिमुली। जो स्टिमुली पहले कभी प्लेजरेबल हुआ करती थी, जिनको करने में मज़ा आया करता था, अब नहीं आता, अब प्रॉब्लम होती है उनको करने में, या मन ही नहीं करता, एंगेज होते ही नहीं हम किसी एक्टिविटीज़ में जिसमें हमें मज़ा आए। हमने स्टेप बैक किया, विड्रॉल किया अपनी एक्टिविटीज़ से, इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ से। तो इसको हम एंडोजेनस डिप्रेशन भी बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए कि इसको मेलनकोलिक डिप्रेशन को एंडोजेनस डिप्रेशन भी बोलते हैं। सिम्टम्स क्या होंगे? अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग, सिग्निफिकेंट वेट लॉस और लॉस ऑफ एपेटाइट। वहाँ पर एटिपिकल में आपको वेट गेन हो रहा था, भूख लग रही थी, लेकिन यहाँ पे जस्ट अपोजिट, भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती। एक्सेसिव गिल्ट होता है, किसी काम का नहीं हूँ मैं। सीवियर साइकोमोटर रिटार्डेशन, वर्स मूड इन द मॉर्निंग, बिल्कुल ख़राब मूड इन द मॉर्निंग। समझ रहे हैं? तो अभी नेक्स्ट आता है, होपफुली एग्जाम्पल वहाँ पे भी आपकी हेल्प करेगा, कैटाटोनिक डिप्रेशन। अब कैटाटोनिक डिप्रेशन क्या है, इसके भी एग्जाम्पल को समझें। शिवानी इज इन ए सीवियर डिप्रेसिव स्टेट, हैज स्टॉप्ड स्पीकिंग एंटायरली, बोलना ही बंद कर दिया इन्होंने। शी सिट्स इन द सेम पोजिशन फॉर आवर्स विदाउट मूविंग एनी एंड डज नॉट रिस्पॉन्ड व्हेन पीपल ट्राई टू एंगेज। जब लोग उनके साथ बोलते हैं, फैमिली पर्सन कोई बोलता है, जवाब ही नहीं देती कोई शिवानी, घंटों एक ही पोजीशन में बैठी रहती है, एक ही जगह देखती रहती है, बिल्कुल ना बोलना। तो इस दौरान क्या होगा भाई, यहाँ पे देखो, अब थियरी पढ़ते हैं। सीवियर फॉर्म ऑफ अ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं क्यों इसको सीवियर कहा गया है, क्यों इसको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर कितने सारे रीज़न है, कितनी भयंकर सिचुएशन हो रही है ना, समझ पा रहे हैं। वे द पर्सन एग्जिबिट डिस्टर्बेंस इन मोटर बिहेवियर, मोटर एक्टिविटीज़ ही नहीं शो कर रहा, कोई मूवमेंट नहीं करेगा, रेजिस्टेंस शो करेगा हर जगह। तो लैक ऑफ मूवमेंट ऑफ एक्सेसिव मूवमेंट, या तो लैक ऑफ मूवमेंट कम करेगा, या फिर करेगा ही नहीं, या फिर बहुत ज़्यादा करेगा। रेजिस्टेंस टू मूवमेंट, रेजिस्टेंस शो करना। लैक ऑफ स्पीच, म्यूटिज्म। एकोइंग स्पीच, रिजिडिटी और स्टपर, एकदम बिल्कुल स्थिर, एक ही जगह रह जाना, है ना। तो बिल्कुल आप जैसे ऐसे बैठे हैं, बैठे रहना, घंटों बैठे रहना, एक दिन 2 दिन नहीं, 1.5 महीने तक ऐसे बैठे रहना। मतलब 1-2 बार उठना, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल आप स्टैचू बन जाएंगे, लेकिन कहने का मतलब आप समझिए, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, उसको बोलेंगे कैटाटोनिक डिप्रेशन। अब बात करेंगे साइकोटिक मेजर डिप्रेशन। साइकोटिक मेजर डिप्रेशन, जहाँ पर आपको साइकोटिक सिम्टम्स नजर आएंगे। साइकोटिक मेजर डिप्रेशन, इसको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर विद ए साइकोटिक फीचर भी कहा जाता है, जहाँ पर आपको डिप्रेसिव सिम्टम्स अलोंग विद साइकोसिस। ठीक है, अब यहाँ पर साइकोसिस कौन से होंगे भाई, जहाँ पर आपको रियलिटी में, इमेजिनेशन में डिफरेंस का ही ना पता चले। कुछ टर्म्स मैंने बेसिक फाउंडेशन में करवाई थी, डेल्यूजन, हेलोसिनेशन, इल्यूजन, समझ पा रहे हैं। सीवियर डिप्रेसिव सिम्टम्स, इम्पेयरमेंट इन रियलिटी टेस्टिंग। तो डिल्यूजन क्या है? फॉल्स बिलीव, आपको लगता है कुछ है लेकिन कुछ है नहीं, रियलिटी में कुछ है नहीं, इसको बोलेंगे डिल्यूजन। हेलोसिनेशन क्या कहेंगे? सेंसरी एक्सपीरियंस, फॉल्स सेंसरी एक्सपीरियंसेस, आपको ऐसा महसूस हुआ किसी ने आवाज़ लगाई, अच्छा तुमने आवाज़ लगाई, कोई मुझे देख रहा है, अच्छा किसी ने मुझे टच किया, अच्छा लेकिन किसी ने किया नहीं, समझ रहे हैं, कोई आवाज़ नहीं लगा रहा, कोई नहीं देख रहा, ये है हेलोसिनेशन। सीइंग, हियरिंग थिंग दैट आर नॉट देयर, दैट आर हेलोसिनेशन। डेल्यूजन, फॉल्स बिलीव, आपके बिलीव, कोई मुझे मेरा पीछा कर रहा है, आप मानते हैं कि कोई मेरा पीछा कर रहा है लेकिन कोई कर नहीं रहा, डिल्यूजन। समझ पा रहे हैं? रियलिटी और इमेजिनेशन में डिफरेंस ही नज़र ना आए, उसको कहेंगे साइकोटिक सिम्टम्स। साइकोटिक मेजर अब आ गया, ये तो बिल्कुल इजीली याद हो जाएगा, एग्जाम्पल आप पढ़ना, ठीक है, आपको पता लग जाएगा। पोस्टपार्टम डिप्रेशन। पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है भाई, इसको पोस्ट नटाल डिप्रेशन भी बोलते हैं। प्री नटाल हमने किया था, MPC 02 प्री नटाल डेवलपमेंट, है ना। पोस्ट नटाल होता है कि डिलीवरी के बाद, है ना, जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है उसके बाद, डिलीवरी के बाद अगर मूड स्विंग हो रहे हैं, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लेडी के, दोनों के हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों के हैं, तो इट कैन अफेक्ट बोथ सेक्सेस, आपको पता होना चाहिए। लेकिन मोस्टली आपको देखने को मिलेगा कि ये मदर के साथ होता है। सिम्टम कौन कौन से हैं? मूड स्विंग होंगे,
एकदम से रोना, डिफ़िकल्ट बॉन्डिंग विद बेबी, ऐसा महसूस होना कि मेरा बेबी के साथ है, जो बॉन्ड नहीं बन पा रहा, फियर ऑफ नॉट बीइंग ए गुड मदर, उनको ऐसा लगना कि मैं एक अच्छा पापा या एक अच्छी मम्मी नहीं बन पाऊंगी, समझ पा रहे हैं, तो खुद को हार्म पहुंचाना, ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स हैं, आप इनको समझ सकते हैं। एग्जाम्पल अब आप पढ़िए, मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको करवा दिया, अभी मैं टॉपिक आपको समझा रहा हूँ। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोगों को ना मूड सीजनेबल होता है। आप कहेंगे कि यार 6 महीने पहले तो ठीक था, अब तुम्हारा मूड ख़राब हो गया है, थोड़ी देर पहले तो ठीक था, अब तुम्हारा मूड ख़राब हो गया है, तो उसको सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर कहेंगे। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, जहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइम ऑफ ए ईयर, यूजुअली इन द विंटर, मोस्टली ऐसा देखा गया है कि विंटर में ज़्यादातर लोगों को एसिडी होता है। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर लैक ऑफ लाइट होती है। आपको पता होगा कि सर्दियों में ना क्या होता है, सूरज जो होता है, सन होता है, उसका राइज होने का टाइम कम हो जा, मतलब लेट होता है, लेट राइज होता है ना, और सनसेट जो होता है, सनडाउन नहीं कहते इसको, सनसेट बोलते हैं, तो सनसेट होता है वो जो बड़ी जल्दी हो जाता है। लेट आना और जल्दी चले जाना, रोशनी का कम रहना, ये कुछ सिम्टम्स रहते हैं जिनकी वजह से सिम्टम्स क्या होंगे, लो एनर्जी फील करना, हाइपरसोमेनिया, ओवर ईटिंग, वेट गेन, क्रेविंग फॉर कार्बोहाइड्रेट, सोशल विड्रॉल, ये कुछ सिम्टम्स हैं। एसिडी बिल्कुल इजीली ये सिंपल आपको समझ आ जाएगा। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर सीजन के हिसाब से है, जो किसी के मूड में स्विंग्स आ रहे हैं, किसी का मूड चेंज हो रहा है, मूड डिसऑर्डर हम कर रहे हैं अभी तक। अब बात करते हैं क्या कोज हो सकते हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के। बड़े सिंपल हैं, है ना। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के कौन कौन से कोजेस हैं भाई? जेनेटिक फैक्टर में सबसे पहला जीन्स आएंगे। इफ़ यू आर प्री डिस्पोज एंड डेफिनेटली यू विल मोर ससेप्टिबल टू एनवायरनमेंट, है ना। जो ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पर आपको पॉसिबल है कि यहाँ पे आपका मूड ख़राब है और आपके जीन्स में कुछ ऐसा है, तो आप वहाँ पर ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आप अफेक्ट होंगे एज कंपेरिजन टू आपका दोस्त जिनके जीन्स बिल्कुल हेल्दी है ना। तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, फैमिली हिस्ट्री दोनों ही अफेक्ट करते हैं किसी भी डिसऑर्डर में, किसी भी डिसीज़ में। ये हर जगह आपको देखने को मिलेगा, आप पढ़ना इसको, ठीक है। और सिंगल जीन रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ये आपको पता होना चाहिए। मदर और पेरेंट्स दोनों में होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल फैक्टर, ब्रेन केमिस्ट्री, मीन्स जहाँ पर हमारे न्यूरोट्रांसमीटर सच एज सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन एसोसिएटेड विद डिप्रेशन, या हम कहें डिसरेगुलेशन, न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर इम्बैलेंस हो जाना, उनकी वजह से भी हमें डिप्रेशन हो सकता है। 1-2 दिन चल जाता है, हमारा 2 दिन हमारा डोपामिन रिलीज नहीं हुआ, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन अगर लंबे समय तक डोपामिन हो ही ना रिलीज, प्रॉब्लम आ जाएगी। सेरोटोनिन रिलीज ना हो तो प्रॉब्लम आ जाएगी। हार्मोनल चेंज का एग्जाम्पल है पोस्टपार्टम वाला, है ना। प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन चेंज होते हैं, पोस्टपार्टम, थायराइड प्रॉब्लम, मेनोपॉज, ये सभी है जो डिप्रेशन बना देते हैं। और जब ये डिप्रेशन लंबे समय तक हम कोई पर्सन हैंडल ना कर पाए तो वो डिसऑर्डर बन जाता है, समझ पा रहे हैं। मेडिकल कंडीशन, जैसे कि किसी को हार्ट डिसीज़ है, डायबिटीज़ है, क्रोनिक पेन है, तो आपको पता है कि किसी को मान लो ये पता चल जाए मुझे कैंसर है, या मुझे HIV है, या मुझे हार्ट डिसीज़ है, या मेरी आर्टरीज ब्लॉक हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं हेल्थ के जो रिगार्डिंग है, जो पर्सन कॉन्शियस हो जाता है, चिंता करने लग जाता है, अब क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, इस तरह की प्रॉब्लम, फिर इस तरह के थॉट्स, इरेशनल थॉट पैटर्न में कहीं मर ना जाऊं, या मेरे साथ कुछ ऐसा ना हो जाए, बच्चों का क्या होगा। तो इस तरह की कंडीशन से, इस तरह के जो इरेशनल थॉट पैटर्न हैं, जो हमें क्या करते हैं, डिप्रेशन क्रिएट करते हैं और डिसऑर्डर की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। एनवायरमेंटल फैक्टर बड़ा इजी है, ये तो आप सभी जानते ही हैं। स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट, कोई भी लाइफ इवेंट, जैसे कि आपकी जॉब का चला जाना, फिनेंशियल क्राइसिस, लव अफेयर, या अपनी माशूका का कहीं भाग जाना, या फिर उनकी शादी हो जाना, या अपने दिल भर जो होता है उसका किसी के साथ संबंध हो जाने, तो इसमें है जो आप लोगों को डिप्रेशन हो सकता है। चाइल्डहुड ट्रामा, बचपन में किसी के साथ कोई अब्यूज़ हुआ हो या नेगलेक्ट उसने शो किया हो, विटनेसिंग वायलेंस, किसी ने देखा हो इतना ज़्यादा वायलेंस जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चला गया, सोशल सपोर्ट की कमी, ये सभी चीज़ें हैं जो एनवायरमेंटल फैक्टर में आ जाएंगी। साइकोलॉजिकल फैक्टर में पर्सनैलिटी ट्रेट, किसी की पर्सनैलिटी ही कुछ ऐसी है, लो सेल्फ एस्टीम वाला पर्सन है, ठीक है, तो ज़्यादा पेसिमिस्टिक पर्सन हो सकता है ना। तो इन लोगों को ज़्यादा, ये मोर ससेप्टिबल होते हैं डिप्रेशन के प्रति, या किसी भी अदर ऐसी सर्कमस्टांसेस जहाँ पर हेल्थ पर इफेक्ट पड़ जाता है। यूँ समझ लीजिए साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी एक सिस्टम होता है हमारे बॉडी में, समझ रहे हैं।
तो जैसे इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम वीक है तो हम मोर ससेप्टिबल टू द डिसीजेज, है ना, हम ज़्यादा अफेक्ट होने के चांसेस वहाँ पर बढ़ जाते हैं। ऐसे ही साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी सिम्टम है, अगर हमारा सेल्फ स्टीम वीक है, सेल्फ एफिकेसी लो है, तो इन सभी चांसेस में हम ज़्यादा ऐसा होता है कि एनवायरमेंटल कंडीशन से इफेक्ट हो जाएंगे। कुछ और भी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है जो कि कबीर सिंह वाली मूवी में हमने देखा था, सब्सटेंस अब्यूज़, है ना, एक सीजनल चेंज हम कर पा रहे हैं, एसएडी हमने किया, स्लीप डिस्टर्बेंस, कुछ लोगों को इसलिए स्ट्रेस हो जाता है, इसलिए डिप्रेशन हो जाता है क्योंकि उसको सोने नहीं दिया जाता, तो एक प्रॉपर स्लीप भी ज़रूरी है, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। वेरी सिंपल, वेरी इजी। ट्रीटमेंट की बात करते हैं, साइकोथेरेपी, सीबीटी नहीं करवाऊंगा मैं, आपको खुद करना है सीबीटी, ठीक है। इंटरपर्सनल थेरेपी, साइकोडायनेमिक थेरेपी, भाई पास्ट एक्सपीरियंसेस को निकालना बाहर, साइकोडायनेमिक, सिगमंड फ्रॉइड, एनालिसिस ऑफ ड्रीम एनालिसिस हम बोलेंगे। मेडिकेशंस की बात करें तो एंटी डिप्रेसेंट यहाँ पर हम देंगे, जैसा कि मैंने बताया, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर, सेरोटोनिन नॉन एपिनेफ्रिन रीअपटेक इनिबिटर्स। अब इनमें ना इनके नाम भी हैं, ठीक है, इन नामों को आप पढ़ लेना भाई, अगर याद हो जाए तो आप एग्जाम में लिख देना, अदरवाइज आप डायरेक्ट लिख सकते हैं भाई, क्या ही करें, ठीक है। लाइफ स्टाइल चेंज हो जाना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, हेल्दी डाइट, स्लीप हाइजीन, ये ज़रूरी हैं हमारे मूड्स को स्टेबल रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए। अगर आपकी ये रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्थ, डाइट, स्लीप, हाइजीन, अगर आपकी हाइजीनिक स्लीप है तो आप इजीली, आपको चांसेस बहुत ही कम रहते हैं कि आपको डिप्रेशन होगा। तो कोशिश करें, यहाँ पर एक समरी है, समरी आप पढ़ लेना भाई, समरी भी बड़ी ईजी है, जो हमने करवाया वही तो है। परसिस्टेंट में लगातार आपको हो रहा है, बाइपोलर, समझ रहे हैं, सीजनल, पोस्टपार्टम आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, पेरीपार्टम, पोस्टपार्टम, प्री मेनिस्ट्रेट डिस्फोरिया डिसऑर्डर, एटिपिकल डिसऑर्डर, पीएमडीडी, इनमें एक आध नया है, बिल्कुल ईजी है, कर लेना। यहाँ पर चैप्टर हो गया है, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते। होपफुली आपको यहाँ पर कंटेंट अच्छा लगा होगा और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर भी हुआ होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।